आवाज आ रही है? हेलो नागाजी लोकेश जी, सावधान लागे गाड़ी निवास पानी हाँ तिरला विष्णु जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है विष्णु जी आपकी। अच्छा, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे हमने कल चर्चा की थी पूरी कि भोजन के बारे में हमने पूरी चर्चा कल रखी थी, स्वास्थ्य के बारे में रखी थी, सहकारिता के बारे में रखी थी कि हमें काम करना है तो कैसे करना है, सहकारिता लानी है तो कैसे लाएंगे, कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा भोजन अच्छा नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले भोजन जो जहर मुक्त है वो खाना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है और ढेर सारा पैसा है, बहुत कमा रहे हैं, तो कुछ भी साथ नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, अगर हम ताकतवर है, रोग किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो किसी की हम सहकारिता की सहाय कर सकते हैं, किसी के साथ खड़े रह सकते हैं। तो मेरा तो जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले अपना खुराक ठीक कीजिए, प्राकृतिक आहार खाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, तभी ही कुछ हम कर पाएंगे। अगर हम प्राकृतिक आहार खाएंगे, जैविक आहार खाएंगे, तभी हम प्राकृतिक खेती कर पाएंगे, तभी जैविक खेती कर पाएंगे, तभी हम भी दूसरे किसानों को कुछ कह पाएंगे, उसके लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे। उसे हम ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा तू जैविक खेती से पका हुआ खाना खा, तू रोटी खा रहा है, तू कुछ भी खा रहा है, तो प्राकृतिक रूप से पका हुआ हो वो खा, उससे तेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अपना भी रहेगा, बच्चों का भी रहेगा। उससे क्या है, अपने विचार भी अच्छे रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे। तो जैसे प्राकृतिक आहार खाना ही है सबको, तो कैसे लगाए, कैसे खाना है, कैसे पकाना है, कैसे बीज डाले, आज उसी के बारे में सभी बात करने वाला हूँ। तो पहला जो चैप्टर है कि बीज है, जो बीज है देसी होना चाहिए। अगर हमारे पास देसी बीज है तो बहुत उत्तम बात है, क्योंकि देसी बीज ऐसी चीज है कि उसमें कभी भी रोग नहीं आता है, कम आता है, फल बहुत आते हैं। इसलिए देसी बीज होना जरूरी है। अगर आपके पास विदेशी बीज नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाजार से बीज ला सकते हैं। वो बीज लाने के बाद आप उसे जब रोपे, उसकी बुआई करें, तब उसमें से जो पौधा निकलता है और जब वो बड़ा होता है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा पौधा स्वस्थ है और अच्छा है, जिसमें रोग भी कम आया है, फल भी बहुत दे रहा है। ऐसे पौधे को आपको ध्यान में रखना है। उस पौधे से वो सारे बीज निकाल लेने हैं आप, और वो रखने हैं अपने पास। वो हो गया देसी बीज हमारा, क्योंकि अपना जांच किया हुआ ही बीज हमें अच्छा लगेगा, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और वो बीज है जो आप अगले साल लगाओगे तो उसमें उससे भी ज्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। इसलिए देसी बीज पे बहुत मैं भार दे रहा हूँ। जब वो देसी बीज हमने लगाए और उनमें से जो फल फलादी आए वो हम आरोगेंगे, खाएंगे, तो उसका जो स्वाद आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया है। और जब आप वो खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, हम दूसरे को भी दे और दिखाएंगे, भाई तू खा, कैसा खुराक है, कितना मीठा है, कैसा है। तो ये रही खुराक की बात। मैं ये बात तो करता ही रहूंगा, क्योंकि भोजन है तो सब कुछ है, भोजन के सिवा कुछ नहीं। स्वास्थ्य भोजन से अच्छा रहेगा।
तो जो बीज हम लगाने वाले हैं उस बीज को हम बीजामृत संस्कार करेंगे, बीजामृत का पट देंगे, तभी वो बीज अच्छी तरह से पौधा बन पाएगा, निकल पाएगा। वरना अंदर के कीड़े होते हैं, उसे खा जाते हैं, अंकुरित नहीं होने देते। कई बीज बाहर नहीं निकल पाते हैं, अंदर ही अंदर मर जाते हैं। तो बीजामृत जो है वो अक्सर दवा है, और कहीं बाहर से तो कुछ लाना नहीं, जो कुछ है वो खेत से मिल जाएगा, घर से मिल जाएगा। तो बीजामृत की मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ। बीजामृत संस्कार जो करना है हमें, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि पहले हम क्या करेंगे। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर 5 किलो लेना है। कितना? 5 किलो। गौमूत्र 5 लीटर लेना है। गौमूत्र 5 लीटर लेना है। और चूना, चूना है वो 50 ग्राम लेना है। गुजराती में चूना कहते हैं, आपके और क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन चूना 50 ग्राम लेना है। पानी 20 लीटर लेना है। ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देसी गाय का गोबर 5 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, चूना 50 ग्राम, और पानी 20 लीटर। ये चारों चीजें इकट्ठा करके इन सभी चीजों को एक साथ पानी में डाल देना है। इन सबको एक साथ पानी में डालने के बाद सबको पूरे दिन के अंदर सुबह और शाम 2 वक्त लकड़ी से हिलाना है। लकड़ी से हिलाना है कि 24 घंटे उसे रखना पड़ेगा, तो 24 कलाक उसे रखना पड़ेगा, तब वो बीजामृत सही तरह से होगा। उसके बाद जब बीजामृत तैयार हो जाए, तब किसी भी प्रकार के बीज हो, कोई भी बीज हो, उन बीजों को हमें ऊपर से, उस बीज के ऊपर बीजामृत छिड़कना है। बीज जब होता है तो उसे हम नीचे पहले फैला देंगे, पूरा बीज जितना है सब। अगर कुछ नीचे रखने को है तो रखिएगा, दिक्कत नहीं है। तो बीज को फैला के उसके ऊपर बीजामृत को छिड़कना है। पूरा बीज भिगो देना है, पूरा बीज भिगो देना है। फिर उसे उसमें से ले लेना है। थोड़ा वक्त जाने के बाद वो सूख जाएगा। उस बीज को जैसे हमने भिगोया है, वो बीज सूख जाएगा थोड़े ही वक्त में, घंटे 1.5 घंटे में सूख जाएगा। और जब वो सूखा हुआ बीज है, उस बीज को लेकर हमें बुआई कर उसे सौंप देना है। उसे सौंपने के बाद उस पर जैसे हम पानी चलाते हैं, जैसे टपक आती है तो आपने वो विष्णु जी देख थोड़ा सा अगर आवाज तेज होगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हो सकती है तो। कम कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ ठीक है। अब ठीक है थोड़ा। अच्छा, जो बीज का पट है वो हम इसे पट कहते हैं। जो संस्कारित करना चाहते हैं चिड़ को, तो इस बीज को, ये बात हो गई बीज के पट देने की, उसे संस्कारित करने की। तो बीजामृत के फायदे क्या हैं वो मैं जरा आपको थोड़े से बताना चाहता हूँ। बीजामृत संस्कार किए जाने वाले सभी बीज, बीजामृत से संस्कारित किए गए सभी बीज बहुत जल्द ही अंकुरित हो जाते, बहुत जल्द ही, क्योंकि उससे भी गर्मी भी मिल जाती है। वो भीगा भी हो गया होगा, गीला भी हो गया है, इससे उसे उगने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और सभी बीज अच्छी तरह से निकल आते हैं, अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं, क्योंकि उनके मूल बहुत ही जल्द विकास करने लगते हैं। मूल जो होते हैं बहुत जल्द विकास करने लगते हैं। ये फायदा है इसका बीजामृत का। और क्या है कि जमीन के अंदर से जो रोग लगते हैं, जमीन के अंदर से वो रोग उन्हें लगने की नहीं देते। तो बीजामृत का पट हम दे रहे हैं, उससे
वो जमीन के अंदर जो कीट आते हैं वो उसे नहीं छू पाएंगे, उसे नहीं खा पाएंगे। इसलिए इनका जो पौधा है वो अच्छी तरह से विकास कर पाता है। इनका जो पौधा है वो अच्छी तरह से विकास कर पाता है, क्योंकि वो कीट जो है वो उसे खा नहीं पाएंगे। इसलिए ये पौधा नीचे से भी ताकतवर होगा, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ेगा, अच्छी तरह से विकास कर पाता है। फिर रोपड़ी करने वाली चीजें जो हम पौधे बाहर से लाके लगाते हैं, उसमें भी आप बीजामृत का यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कांदे का बीज हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, गोभी हो, जैसे कोई भी तरु हो, रोप आप हम रोप कहते हैं उससे, अगर आप तरु होना सुनते हो तरु हो, इसको पानी के अंदर भिगो के बोना है। उसके मूल है जो मूल को पानी उस बीजामृत के अंदर भिगो के बोना है। जब आप उस मूल को उसके अंदर भिगो के बोएंगे और जमीन के अंदर रखेंगे, तब उस मूल का विकास बहुत होगा। मूल का विकास भी होगा, पौधा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मूल से जो ताकत मिलती है वो ऊपर से नहीं मिलती। सही ताकत कहाँ रहती है? नीचे मूल में। इसलिए मूल की विधि तो हमें संपूर्ण रूप से सही करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर बच्चा हमारा है, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर बच्चा हमारा छोटा है, उसे हमने सही तरह से नहीं खिलाया पिलाया, तो वो बच्चा मुरझाया हुआ सा रहेगा, ताकतवर नहीं रहेगा। और जिस बच्चे को हमने सही तरह से परवरिश की है, वो बच्चा ताकतवर भी होगा और तेज भी होगा, सही तरह से चल रहा होगा। इसी तरह इन पौधों का भी काम ऐसा है। पौधे जैसे बच्चे बड़े करने हैं, वैसे ही पौधे बड़े करने हैं। इतना ख्याल इसका भी रखेंगे तो वो भी हमें इतना ही फायदा देगा। वरना क्या होगा कि पौधा अच्छा नहीं है, उसमें हम कोई भी दवाई छिड़कने लगे, कितने भी सारे, क्यों कुछ नहीं आ रहा है? आएगा कैसे भाई? नीचे तो कुछ दिया नहीं हम, तो ऊपर की आशा क्यों रखें? तो इसी तरह बीजामृत का पट देना, बीजामृत बीज संस्कार करना, ये बहुत जरूरी है। और ये घर से ही हो सकता है, कहीं बाहर से कुछ लाना, सुनने के अलावा कुछ लाना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बीजामृत। कि बीजामृत बीज संस्कार जरूर करना है, तभी हमारे फल अच्छे बैठेंगे, पौधा अच्छा रहेगा। इसलिए बीजामृत की बात अपने यहाँ खत्म करता हूँ। और जो दूसरी बात है, बीजामृत के बाद धन जीवामृत आता है। ये सेप्ट बाय सेप्ट आएगा, क्योंकि ये सब हमें डालना ही है। ये कुछ नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए सेप्ट बाय सेप्ट आप जरूर सुनिएगा। किसी जानकार हो तो उससे भी जानकारी भी लीजिएगा, लेकिन ये बात सुनिएगा जरूर। अब जो धन जीवामृत होता है, उसे क्या करना चाहिए? धन जीवामृत है वो खाद से बना हुआ, जीवामृत डाला हुआ होता है, गोबर डाला हुआ होता है, गुड़ डाला होता है, और लोट भी डाला होता है। तो धन जीवामृत बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। धन जीवामृत कैसे बनाया जाए? कि एक देसी गाय का गोबर 100 केजी लेना है। देसी गाय का गोबर 100 किलो हमें लेना है। गुड़ है 1 किलो लेना है। अगर आपके पास आटा है, तुअर का आटा है, मक्का का आटा है, उड़द का आटा है, अगर चने का आटा है तो 2 केजी चने का आटा डालना है। और गौमूत्र 5 से 6 लीटर डालना है। और वड़ और बड़ा सा झाड़ होता है, उसके नीचे से माटी लेनी है, ठीक, या उससे ज्यादा भी चलेगी। तो इन पांचों चीजों को हम एक साथ इकट्ठा करना है। क्या है? देसी गाय का गोबर 100 केजी, गुड़ है 1 किलो, तुअर, मग, चना, अड़द, किसी का भी लोट चलेगा, 2 केजी मिलेगा। गौमूत्र लेना है 5 से 6 किलो,
5 से 6 लीटर और माटी लेनी, वड़ के नीचे से ले सकते हैं। अब धन जीवामृत धूप में नहीं रखना है। धन जीवामृत जब हम बनाने जाए तो हमें कहीं पे धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धूप की वजह से उसमें जीव मर जाते हैं, जो कीटाणु आते हैं। इसलिए हमें धूप में उसे नहीं बनाना है। कहीं पे छाया हो वहीं पे मकान में रख सकते हैं, घर में बना सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर 2 से 4 घंटे बाद उन्हें बैग में भर के रख देना है। विष्णु जी थोड़ा सा ताकि तेज, विष्णु जी थोड़ा माइक पास में रख लीजिए, है ना? अभी पास में है अभी कम आ हाँ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है। थोड़ा कभी कभी बीच में थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा दूर चला जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इन सभी जी चीजों को मिलाकर 2 से 4 घंटे बाद उन्हें बैग में भर के रख देना है। ये सभी चीजें मिला देनी है। गुड़ है, लोट है, आटा है, गौमूत्र है, माटी है और ये गोबर है। गोबर को हम क्या कहते हैं, हाँ चाल लेंगे उसे, छावनी मार के तो धीना, हाँ छोटा छोटा हो जाए ऐसा कर देंगे गोबर। फिर उसे सब में मिला देंगे। इस गोबर को हम जमीन के अंदर 1 एकड़ में छिड़क देना है। 1 एकड़ के अंदर हम डाल सकते हैं, छिड़काव कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, क्या, जब जमीन के अंदर भेज होगा तभी उन्हें डालना है, तभी छिड़कना है, तभी ये फायदा देगा, तभी ये काम करेगा। क्योंकि अगर भेज नहीं होगा तो कोई काम नहीं आपका देगा, क्योंकि धूप में तो चल जाएगा। तो धनजीवामृत जो है उसका बहुत बुरा काम। अब आप सोचेंगे धनजीवामृत कब डालते हैं? हम केमिकल वाली जब खेती करते थे, जब केमिकल वाली, तब क्या करते थे कि सभी किसान होते हैं, जब बारिश होती है तो सभी लोग खाद डालते हैं। खाद डालते हैं तो दूसरा किसान होता है, देखता है कि वो तो खाद डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, तो वो यूरिया डालेगा तो उसका पौधा सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा, तो ला मैं भी डाल दूं। तो उसका देख के वो किसान भी खेत में डालने लगता है। लेकिन होता क्या है, वो देख नहीं पाता, इसलिए वो उसने एक ही बैग डाली है, तो ये क्या करता है, मुझे उससे आगे निकलना है तो मैं 1.5 बैग डालूंगा। पौधे को जरूरत कितनी है, थोड़ी सी, 2 बैग की जरूरत नहीं है, 1.5 बैग की जरूरत है। फिर भी किसान समझ नहीं पा रहा, जिसे आगे निकलने की सोच रहा है वो इतना पीछे आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है। इसलिए जो ये देखा देखी का खेल है, इसमें किसान बहुत आगे चला गया। मैं उससे आगे निकल जाऊं, उससे आगे निकल जाऊं, आगे निकलने की दौड़ धाम में हम पीछे रह गए हैं। आगे निकलने की दौड़ धाम में हम पीछे रह गए कि खाद डालते डालते जमीन को हमने नाश कर दिया। जो अंदर से अलसिया सब आ रहा है वो सब चला गया, मर गया। तो जमीन की जो ताकत थी वो हमने निष्फल कर दी। तो इसका काम भी ऐसा है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने जब शुरुआत की तो मेरे आज मेरे पास में एक खेत है, उसमें वो कॉटन के अंदर खाद डाल रहा था। तो मेरे घर वाले बोले, भैया ये तो सब खाद डाल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खाद नहीं डालनी है? मुझे लगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कह रहे हैं कुछ ना करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसके सामने वो यूरिया डाल रहा था और मैंने कहा अपना धन जीवामृत निकाल। वो धन जीवामृत निकाल के बाल्टी में भर लिया, बाल्टी में भर के वो जैसे यूरिया दे रहा था वैसे मैं धन जीवामृत दे रहा उसके साथ मेरे कॉटन में। तो मुझे उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा उससे, आपके यूरिया में जितनी ताकत है ना, उससे कई गुना ताकत इस गोबर में है।
इस धन जीवामृत में। ये मैं डालूंगा ना तो आपसे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और ये आपके सामने ही आप देख पाएंगे, आप बताएंगे कि नहीं सही है या गलत है। उसने बोला कि भैया ये हो ही नहीं सकता, धन जीवामृत कुछ नहीं होता है, उनसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, हम साथ में ही हैं, आप देखिएगा। तो क्या हुआ कि 2 बार मैंने उसी तरह धन जीवामृत दिया 15 दिन के गैप, उन्होंने भी यूरिया दिया। तो देखने वाली बात ये कि मेरा कॉटन तब 1.5 से 2 फीट ऊंचा हो गया उस 15-20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। मेरा कॉटन है वो बड़ा हो गया और उनका कॉटन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तब वो आके बोला कि भैया ये तुमने रात को खाद नहीं डाल दी ना, शाम को अंधेरे में नहीं डाल दी। मैंने कहा भैया मैं अंधेरे में खाद डालने वाला व्यक्ति नहीं, डालनी ही होती तो मैं दिन में ही डालती, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो धन जीवामृत है ये उसकी ताकत है कि जो पौधे को पूरी क्षमता और ताकत देता है कि उसे बढ़ने में मदद करता है, कीटाणुओं को रोकता है, जो नीचे से जितनी भी ताकत चाहिए नीचे से मिलने वाली कि अलसिया होता है उसे जगा के वो ऊपर लाने की कोशिश करता है। उसकी जो खुशबू आती है उससे अलसिया ऊपर आता है। तो मैन किसान का मित्र है अलसिया। अलसिया ऊपर नीचे जाएगा, उसकी अंगार जुड़ेगा, तो उससे अच्छा खाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसी अलसिया को हम यूरिया डाल के मार, तो ये कैसा न्याय है। इसलिए धन जीवामृत का काम जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए इसके डालने से हमें बहुत फायदे हैं। तो हम जब सब्जियों में इसे डालेंगे तो हमारी सब्जी जो आएगी वो 5-10 किसान आपके वहाँ देखने को आएंगे और बोलेंगे भैया जी ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा पौधा हमने देखा ही नहीं, इतनी ताकत भर देगा उसमें। अब हो गई हमारी धन जीवामृत की बात। जो धन जीवामृत बन गया तो अब क्या आता है कि जीवामृत आता है। जीवन बचाने का अमृत के जीवामृत है, सभी जीवों को बचाने वाला जीवामृत है। जीवामृत की ताकत बहुत है, जो जीवामृत है उसकी ताकत बहुत है। अब जीवामृत बनाने की विधि तो लगभग सभी को पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देसी गाय का गोबर 10 किलो लेना है, गौमूत्र 10 लीटर लेना है, गुड़ है 1 किलो लेना है, मूंग अरहर चना किसी का भी आटा हो तो 1 किलो आटा डालना है, लोट डालना है। एक मुट्ठी माटी पेड़ के नीचे से डालनी है, और पानी 200 लीटर का बैरल, ये 200 लीटर पानी का माप है। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है वो 200 लीटर पानी में डालनी। तो पहले है देसी गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र है 10 लीटर, गुड़ है 1 किलो, किसी के आटा अरहर मग चने का किसी का आटा 1 किलो, एक मुट्ठी माटी पेड़ के नीचे से, और पानी 200 लीटर। अब इसे बनाने का तरीका ये क्या होता है कि 6 से 7 दिन तक ये बन जाता है। अगर गर्मी है तो 4 दिन में बन जाता है, अगर ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो 6 से 7 दिन लगेगी। तो इन्हें मिलाने के लिए अगर ये जीवामृत पूर्ण रूप से बन जाए तभी उसे खेत में डालना है। पहले क्या करना है, पहले देसी गाय का गोबर डालना है पानी के अंदर, फिर घुमाना है, फिर उसमें गौमूत्र डालना है, फिर घुमाना है, फिर उसमें गुड़ डालना है, फिर घुमाना है, फिर उसमें आटा डालना है, मूंग उड़द चने का किसी को चलेगा, फिर घुमाना है, फिर माटी डालनी है 1 मुट्ठी पेड़ के नीचे से। फिर उस बैरल में हमने जो 180 लीटर पानी रखा है उसे 200 लीटर पूरा कर देना, और उसे सुबह शाम घड़ी के कांटे की तरह सुबह शाम
हिलाना है, 5 मिनट 10 मिनट हम उसे हिलाएंगे। जब उसे हर रोज हम हिलाएंगे तो गर्मी का मौसम है तो 4 दिन में बन जाएगा, और ठंडी का मौसम है तो 7 दिन में। तब वो पूर्ण रूप से बन जाएगा, तब उसे आप खेत के अंदर डालेंगे, पानी के साथ देंगे, छिड़काव करेंगे, कई सारी पद्धति है, लेकिन पानी के साथ देंगे तो बहुत बढ़िया। तो उस जीवामृत से क्या होगा, जो केचुए हमारे सो चुके हैं, घोर निंद्रा में सोए हुए हैं, अलसिया 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 जो सो चुका है उसे जगाने का काम करता है। जीवामृत है, उसमें सब कुछ आ चुका है, इसलिए जो सोए हुए है उसे जगा के ऊपर लाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, वो प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाएगी। अब जीवामृत बनाया है तो जीवामृत के फायदे क्या है, जैसे गाय का गोबर है उसमें क्या क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो गोबर है, इस गोबर के अंदर 1 ग्राम में, ये जो गाय का गोबर है, उस 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। कितने? 300 से 500 करोड़ जीवाणु। जैसे तो हमें किसी खाद में मिलेंगे नहीं, कुछ भी लाओ, डीएपी लाए, यूरिया लाए, कोई भी खाद लाए, इतने सारे तो जीवाणु नहीं मिलेंगे। तो इस खाली 10 ग्राम गोबर में हमें 300 से 500 करोड़ जीवाणु मिलते हैं। जब हम 10 किलो गोबर उनमें डालते हैं तो 30 लाख करोड़ जीवाणु डाल दिए माने लगते हैं, क्योंकि 30 लाख करोड़ जीवाणु होते हैं। तब जब ये जीवामृत बनने की क्रिया शुरू होती है, तब हर एक 20 मिनट में संख्या 2 गुनी हो जाती है। जो जीवाणु है उनकी 2 गुनी संख्या होती है। जब पानी के साथ देते हैं तो इनके कारण अलसिया जो होते हैं उनकी समाधि टूट जाती है और उनकी प्रक्रिया शुरू कर देता है। उनके अनेकों फायदे, अलसिया के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, अलसिया को सब जानते हैं। अलसिया जो है वो किसानों का मित्र है, जो बहुत अच्छी खाद देता है। अलसिया जैसी खाद कोई नहीं देता, इसलिए अलसिया किसानों का मित्र है। और अलसिया को लाने के लिए जीवामृत डालना ही पड़ेगा। अगर जीवामृत नहीं है तो अलसिया भी नहीं है। और जीवामृत जो डालेंगे तो जीवामृत के फायदे कितने? कोई भी पौधा हो, कोई भी हो, सब्जी हो, बड़े पौधे हो, छोटे पौधे, किसी में भी, सभी में डाल सकते हैं जीवामृत। जीवामृत अक्सर दवा है सभी के लिए। कि जीवामृत जब हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 8 दिन के अंदर मिलेगा, वो मैं आपको साथ ही ठोक के कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ एक किसान थे हमारे जिन्होंने प्रयोग किया था कई साल पहले, कि वो ये कुछ मानते नहीं थे कि ये कुछ नहीं होता है, इससे थोड़ी ना होता है कि जीवामृत डालने के बाद कुछ फल आएगा, फूल आएगा, ऐसा नहीं होता। तो उन्हें क्या किया, उन्हें बताया गया। यहाँ पे शिविर हुई थी हमारे यहाँ, जो सुभाष पालेकर जी है उनकी शिविर हुई थी, उनकी शिविर उन्होंने अटेंड की, हमने भी की थी। तो वहां से जानकारी मिली तो जीवामृत इतना सारा काम करता है, इतने सारे फायदे हैं। तो वो बोला कि मुझे देखना है फायदे है या नहीं। तो उस किसान ने क्या किया, उसका नाम नारसन भाई है, नारसन भाई मोरी करके है, सिंगली गाँव के है। तो उनके वहाँ नींबू की खेती होती है, नींबू के पेड़ थे बहुत ज्यादा, और नींबू जो होता है वो बहुत नहीं आ रहा, वो फल भी नहीं आ रहा था, फ्लावरिंग भी नहीं रहा। तो उसने जो शिविर करके आए, इसलिए उन्होंने जैसा कहा वैसा किया। तो क्या किया, पेड़ जितना बड़ा था, पेड़ जो बड़ा होता है
उसका छाया जहां तक पड़ती है छाया, जब सूर्य नारायण दोपहर को ऊपर आ जाते हैं तब छाया सीधी होती, वो जहां जहां छाया थी वहां उसने नाले निकाल ले, गोल राउंड में बाहर सभी। नाले निकालने के बाद उस नाले के अंदर उन्होंने जीवामृत डाल दिया, बाहर, मूल में थड़ में नहीं दिया है, बाहर दिया है, गोल राउंड कर। तो उसके अंदर उन्होंने जीवामृत भर दिया। वो जीवामृत भरने के बाद उन्होंने जो चमत्कार देखा, अद्भुत था। वो चमत्कार अद्भुत था कि उनकी जो पौधा था ये, वो पौधा खिल उठा था। 15 दिन लगा, 8 से 15 दिन लगा था। 8 से 15 दिन के बाद वो पौधा खिल उठा था, फ्लावरिंग अच्छी लेने लगा, पौधा देखने को लायक था। तो वो बोले कि भाई ये जीवामृत नहीं है, ये तो अमृत है। कि जो पौधा कभी फल नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा था, कभी फ्लावरिंग नहीं ले रहा था, अच्छा पौधा नहीं था, पत्ते जड़ रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो जीवामृत डालने के बाद उसे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, खाद जो उसके पास था, केमिकल था, सब उसने दे डाला, फेंक दिया, कहीं पर डाल दिया। और उन्होंने क्या निश्चय किया थे कि मैं अब जीवामृत पे ही खेती करूंगा। वो यहाँ के रहने वाले गुजरात के ही है, और कभी भी उसके फार्म पे जा सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। वो खुद अपना अनुभव बताएंगे कि उसको चढ़ने की वजह क्या थी, वही उसको उनने खुद अनुभव किया, खुद देखा, तभी उन्होंने माना कि नहीं, ये सही बात है, जीवामृत सच में अमृत है। फिर उन्होंने पूरे खेत में लगाया और इस पूरे खेत में जीवामृत का निर्माण किया। अभी उन्होंने पंचतरिया बाग खड़ा किया है, बहुत रमणीय, बहुत अच्छा है, देखने लायक है, सभी किसान देखने जाते हैं। तो किसान ऐसे करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएगा। पहले आप प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से पौधे में डालिए। अगर आपको ऐसा लगे तो नहीं, जीवामृत से मेरा पौधा सही है, बहुत अच्छा है, तभी आप ज्यादा करें। यूं कि मैं कह रहा हूं और आप कर डालिए, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकली आप खुद कीजिए, अपने अनुभव कीजिए, तभी जीवामृत की सही मायने आपको पता चलेगी कि जीवामृत असल में है क्या। इसलिए जीवामृत पे मैं बहुत भार दिया, जीवामृत होगा तो कुछ किसी की जरूरत नहीं। जीवामृत बहुत अच्छा अमृत है, हमारे लिए भी और जमीन के लिए। इसलिए जीवामृत जरूर डालिए, और थोड़े से में आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और फिर उसका रिजल्ट मिले तो आप देखिए कि नहीं, ये रिजल्ट सही है। लेकिन सही तरह से जीवामृत बनाइएगा। पहले गोबर डालिएगा, फिर गोमूत्र डालिएगा, गुड़ डालिएगा, मूंग अरहर चने का लोट हो वो डालिएगा, माटी डालिएगा एक मुट्ठी, फिर पानी में घोलिए। इसलिए सही तरह से हम जीवामृत बनाएंगे और सही तरह से वो परिपक्व होगा, तभी जमीन में वो कार्य कर पाएगा। तभी जब वो नीचे सोए हुए, निंद्रा में सोए हुए आलस्य, वो आलस्य जाग के ऊपर निंद्रा तोड़कर ऊपर आएंगे। वो जब ऊपर आना शुरू हो गया तब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे जगाने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा। और जो सब्जी हम लगाने वाले हैं, उस सब्जी में जब आप जीवामृत पिलाएंगे, हर 15 दिन को पिलाना है, 10 से 15 दिन में जीवामृत पिलाना ही है। तो वो सब्जी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब्जी कुछ अलग प्रकार की ही है, ये सभी प्रताप जीवामृत के ही होगी, क्योंकि ये मैंने कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो अनुभव मेरा है वही बता रहा हूँ, कुछ लिखी पुछी बातें तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा कि जो अन्न हम लेने वाले हैं, जो खाने के लिए खुराक लेने वाले, जो सब्जी लेने वाले हैं, उसमें आप जरूर ट्राई कीजिएगा और डालिएगा, और उस खुराक को आप खाइएगा। तब मुझे आज आप याद करेंगे कि विष्णु जी जो कह रहे थे
तो 100% सही ही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अब बात हो चुकी जीवामृत की। जीवामृत तो पूर्ण हो गया हमारा, ये सही ध्यान रखिएगा, जीवामृत डालना है मुझे। अब जीवामृत के बाद आता है मिश्र पाक पर, क्रॉप पाक, मिश्र पाक, कि एक पाक के साथ दूसरा पाक मिलाकर बोना है। मुख्य पाक एक दली है तो सहयोगी पाक द्विदली होना चाहिए। मुख्य पाक एक दली है तो सहयोगी पाक द्विदली होना चाहिए। अगर मुख्य फसल के मूल बड़े हैं, मुख्य फसल के मूल बड़े हैं तो सहयोगी पाक के मूल छोटे होने चाहिए, ऐसा पाक पसंद करना है। अगर मुख्य फसल की आयु बड़ी है, मुख्य फसल की आयु बड़ी है तो मिश्र पाक की आयु आधी होनी चाहिए। ये सभी मिश्र पाक की बात मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में मुख्य पाक से सहयोगी पाक झड़प से बढ़ना चाहिए, जमीन को ढकने का काम करना चाहिए। ठिकाना नहीं, कुर्सी अगर टूट गई, खड़ी खड़ी टूट गई, मैं भी नहीं गिरी और भाभी नहीं। मुख्य पाक सूर्य किरण को तीव्रता से सहन करने वाला हो तो सहयोगी पाक तीव्र गर्मी सहन न कर पाए, ऐसा होना चाहिए। अगर मुख्य पाक झड़प से बढ़ रहा है तो सहयोगी पाक उनके बढ़ने की तीव्रता कम होनी चाहिए। जैसे हमें मिश्र पाक साथ में रखना है, तो मिश्र पाक जो भी डाले, ये इसका काम क्या है कि एक साथ दो दो पाक हमें मिलेंगे। मिश्र पाक से हम एक ही उपज लगाएंगे, मुख्य पाक लगा के हमने छोड़ दिया, बीच वाली जगह तो जो खाली ही रहेगी, पड़ी ही रहेगी। लेकिन अगर हम मुख्य पाक के अंदर सहयोगी पाक, जो मुख्य पाक एक दड़ी है तो सहयोगी पाक द्विदली होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इसलिए मिश्र पाक पद्धति जानना भी इतनी जरूरी है, क्योंकि एक पाक के साथ दो पाक आप फसल ले सकते हैं। एक फसल के साथ दो फसल हम आसानी से ले सकते हैं। तो एक फसल में हमें मुनाफा होगा, वही मुनाफा दो फसल में हो जाए और आयु अपनी बढ़ेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जगह कहीं पे खुली नहीं रहती, जगह को ढक देना है। तो ढकने का कारण ये सहयोगी पाक है, मिश्र पाक है। मिश्र पाक के कई फायदे, अनेकों फायदे, किसान को भी है, जमीन को भी है, दोनों को फायदे। फायदा क्या है कि जो जमीन होती है उसमें हमने मिश्र पाक लगाया है, सहयोगी पाक लगाया है, तो मुख्य पाक के साथ जो सहयोगी पाक है, और सहयोगी पाक ऐसा होना चाहिए कि जमीन को ढक देना, ढक देने वाला, सबसे पहले निकल जाना चाहिए, ऐसा पाक पसंद करना है। जो मुख्य पाक से छोटी आयु में हो, उसकी आयु कम हो। अगर मुख्य पाक की 8 महीने की आयु है तो सहयोगी पाक की 4 महीने की आयु हो, ऐसा पसंद करना है, तभी मिश्र पाक हमारा सही तरह से लगेगा। तो जो छोटी आयु वाला है वो सबसे आगे भी बढ़ेगा, आगे फल देगा, सबसे पहले फसल देगा। तो क्या काम होगा, जो 8 महीने की हमें देरी लगने वाली, जो हम खर्च कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा ये मुख्य सहयोगी पाक निकाल के हमें देगा। जो सहयोगी पाक है उसमें से हमें इतनी आयु मिल जाएगी, जितना उसमें खर्च किया उतना इसमें से मिल जाएगा। तो मुख्य पाक है वो तो हमें यूं ही मिलेगा, मुफ्त में ही मिल जाएगा। इसलिए मिश्र पाक पद्धति बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक खर्च करवाता है तो एक खर्च हटाता भी है। तो ये क्या हुआ कि मिश्र पाक हमने किया तो 4 महीने हमें उपज ले ली, 4 महीने में हमारे पास पैसे आ गए, तो 8 महीने की हमें राह नहीं देखनी पड़ेगी।
और आयु भी कम है, और 8 महीने के बाद वो फसल भी आने वाली है, तो वो तो मुनाफा अपने घर में ही रहेगा, वो किसी के हाथ में नहीं जाएगा। इसलिए मिश्र पाक करना बहुत जरूरी है। मुख्य पाक के साथ मिश्र पाक जरूर डालिएगा, कुछ भी डालिएगा, लेकिन एक दड़ी द्विदड़ी ये देखिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस बीजों के मूल से वो ले लेते हैं, इसलिए वो भी फायदा बहुत है, खाद भी नहीं डालनी पड़ती। इसलिए मिश्र पाक पद्धति बहुत सही तरीका है, बहुत अच्छा है, किसानों के लिए फायदा है, क्योंकि उसमें आयु उसकी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, बहुत पैसा मिलेगा, काम भी अच्छा होगा। ये बात हो गई हमारी मिश्र पाक, जो हम यहाँ मिश्र पाक करते हैं। अब बात आती है आच्छादन की। जैसे मिश्र पाक में आच्छादन हुआ ही है, लेकिन हमें आच्छादन करना है तो कैसे करें? तो आच्छादन 3 प्रकार के हैं। पहला आच्छादन है माटी का, जो माटी हम रोटावेटर चला के माटी को घुमाते हैं, और तो हमें जो खेड़ करते हैं तो बहुत गहरी खेड़ नहीं करनी है, जुताई ऊंडी बहुत गहरी नहीं। फिर दूसरी जो वनस्पति का आच्छादन होता है, सूखे पत्तों का आच्छादन, उस पर सूखे पत्ते डालने के बाद जो आच्छादन होता है सूखे पत्तों वाला, वनस्पति का आच्छादन। सजीव आच्छादन अंतरपाक का, सजीव आच्छादन जो अंतरपाक का, जो अभी मैंने बताया है, तो सहयोगी पाक डाल के हमने आच्छादन किया, वही कि जमीन के अंदर जैसे हल चलाना होता है, तो हल से हम खेती तो करेंगे, लेकिन आप बलद से खेती करेंगे। हम किसान जो है ट्रैक्टर का उपयोग बहुत करता है, जमीन भी हमारी खराब होती है, इसलिए बनता है तब तक हम बेलों से खेती करेंगे। बेल से खेती होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पहला आच्छादन है वो बेल के लिए, कि बेल से खेती करेंगे तो माटी थोड़ी सी ही उलट पुलट होगी, और जो जीव नीचे है वो सही सलामत रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसे उतना भेज मिल पाएगी। जो वनस्पति का आच्छादन है कि सूखे पत्ते कहीं पे गिर पड़े हैं, कोई डालियां गिर पड़ी है, तो उस सबको हमें वहां पे डाल देना है, वहां से कुछ बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि जब भी सूर्य किरण गिरेगी उसके ऊपर, तब क्या है कि वो बाष्पीभवन होके हवा में उड़ जाएगी, तो जो ऊर्जा निकल जाएगी बाष्पीभवन होके, तो वो चली नहीं जाएगी, अंदर भेज हमारा वैसा का वैसा है। और जो हमारा पेड़ पौधा है उससे पानी की जरूरत कम हो, बहुत कम होगी। आच्छादन का कार्य बहुत बढ़िया है, तो जितना कम पानी हम देंगे तब भी वो पौधा बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा रहेगा, क्योंकि पौधे को क्या चाहिए? भेज ही चाहिए, पानी नहीं पीता है वो, जो भेज आता है वही पीता है, वही लेता है। तो वो आच्छादन उसका बेस्ट इलाज है। आच्छादन हम करेंगे तभी वो भेज अंदर यूं ही रहेगा, फिर कार्बन की उत्पत्ति होगी, कार्बन मिलेगा, कई तरह के उनमें खाद मिल सकते हैं, और पौधा बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए आच्छादन पद्धति बहुत बढ़िया है, आच्छादन करनी ही चाहिए। अगर आच्छादन नहीं किया तो पौधे को पानी पिलाना ही पड़ेगा। पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? बहुत पानी पिलाना पड़ेगा। अगर पानी की कमी है तो क्या करें? इसलिए पानी जिसके पास कम है उनको आच्छादन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और आच्छादन से हमें बहुत फायदे हैं। इसलिए जो भी सब्जी हम लगाए उस जमीन को हमें ढक देना है सूखे पत्तों से, सूखे पत्ते ना हो तो जो खरपतवार निकला है उसी खरपतवार को निकाल के वहीं पे ही रख देना है, उस खरपतवार को वहीं पे रख देना है, बाहर नहीं निकालना है। वो खरपतवार वहीं पे पड़ा पड़ा खाद बन जाएगा, तो हमें तो डबल फायदा होगा, उसे निकालने की कष्ट भी नहीं पड़ेगी,
बाहर लेके कहीं पे डालना भी नहीं पड़ेगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा और खाद बन जाएगा। ये लीला हरा आच्छादन हो गया हमारा, वो सूखा आच्छादन था। तो ये आच्छादन प्रक्रिया है बहुत। अब जो लास्ट बात है मेरी, जो 6 बातें मैंने रखी थी, जो लास्ट बात है वो मूल्यवर्धन की बात करने जा रहा हूँ कि मूल्यवर्धन किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। मूल्यवर्धन से किसान बहुत बढ़िया कमाई कर सकता है। जैसे कि लोग होते हैं कि सब्जी बाजार है, मंडी बाजार है, कि कोई दुकानदार है, सेठ लोग है, साहब है, वो सब क्या करते हैं, सही तरह से पैकिंग करने लगते हैं। अपना जो माल होता है, जो अपने जो कोई भी अनाज कठोल होता है, वो लेके अपने हमारे पास से कम दाम में ले जाता है। अपने पास ले जाकर छोटी सी बैग लेकर उसमें पैकिंग करके अपना नाम लगाकर उसे बढ़िया बना देता है, अपनी ब्रांड दे देता है। तो उस ब्रांड दे के वो ब्रांड देने के बाद वो उसका दाम 2 गुना लेता है। हमारे पास से जिस दाम से उसने खरीदा उससे 2 गुना दाम वो लेता है, वो भी कुर्सी पर बैठे बैठे। आप याद रखिएगा, पूरे साल मेहनत किसान ने की है, उसे लगाया, बोया, काटा, पानी पिलाया, दवा छिड़का, मेहनत करके उसने वो अनाज उगाया है। उसी अनाज को वो मंडी में देगा तो आधे भाव में वो खरीदेगा। आधे भाव में खरीद कर वो उसे सही तरह से करके बैग में पैक करके उसे बेचने के लिए अपनी दुकान पे रखेगा, अपनी ब्रांड देगा, अपना नाम देगा। तो उसने थोड़ी ना कहीं से पका के लाया है, लेकिन उसने जो ब्रांड दी है, उसने जो पैकिंग किया है, जो अच्छी तरह से, उसमें कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं है, सड़ा हुआ दाना नहीं है, उसे ग्रेडिंग करके रखा है, तो उसके दाम वो डबल ले रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, मैं अपनी बात ही बता रहा हूँ कि जो सेठ लोग कर रहे हैं कि मंडी में कर रहे हैं, तो हमें मंडी में ले जाने के लिए बंद कर कि हम अपनी सब्जी, अपना माल मंडी में नहीं देंगे। बनता है तब तक अपने गांव में ही देंगे। गांव में देने से क्या फायदा हो, गांव के लोग खाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और 2 लोग जुड़ेंगे ज्यादा कि भाई ये तो सही है, ऐसे ही करना चाहिए। तो हम भी ऐसी खेती करने लगेंगे। ऐसे सहकारिता भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, तो किसान का विकास भी होगा। तो गांव में देने शुरू कर दिए। फिर क्या किया कि भाई ये सब पैकिंग कर रहा है, उसके अपने नाम से ब्रांड पे बेच रहा है, तो चलो हम भी कुछ ऐसा करें। तो हमने मिलकर ऐसा काम किया कि जो शहर में डॉक्टर है, वकील है, बड़े बड़े होद्देदार है, उनसे मिले। उन्हें मिलकर हमने बात बताई कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो आप हमारा अनाज खाइए। और जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में आप तो ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें बहुत जानकारी होती है, लेकिन वो इसमें कम आते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उसे कहा कि भाई हम डायरेक्टली किसान के पास आप आइए, उनके साथ बातचीत कीजिए और उसने जो भी पकाया है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, फिर आप उसके पास से खरीदेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा कि इसने क्या क्या डाला है, कैसे पकाया है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो हमने छोटी छोटी ऐसी मीटिंग रखने शुरू कर दी, सभी अधिकारियों को बुलाते हैं अपने गांव में और किसानों के फार्म पे ले जाते, उनके खेतों पे ले जाते, किसानों के साथ बातें कराते। तो इससे क्या हमें फायदा होगा कि वो किसान है खुद ही अपना माल बेच रहा है, आत्मनिर्भर हो गया। जैसे कि इतनी मेहनत की हमने कि उसके पास जाना पड़ा, उसे लाना पड़ा, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सभी को। अगर मूल्यवर्धन करना हमें आ गए तो किसान से बड़ा अधिक धनी कोई नहीं होगा, इतना याद रखिए। लेकिन अगर किसान मेहनत नहीं करेगा, आलस में बैठा रहेगा, तो भाई ये मेहनत कौन करेगा यार, जाने दो मंडी में, तो उस किसान का कुछ भला नहीं होगा।
अगर किसान आत्मनिर्भर होना चाहता है, अगर उसे सहकारिता पूरी तरह से समझ में आई है, तो उसे खुद ही उठकर जाना पड़ेगा, खुद ही मार्केटिंग करना पड़ेगा, खुद ही बेचना पड़ेगा। मंडी में भी खड़ा रहना पड़ा तो खुद ही खड़ा रहेगा, और जो भी खरीदने आए उसे उनको अपनी बात, दो बातें तो बतानी ही होगी, तभी वो आपकी तरफ आकर्षित होगा कि भैया मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, मैं जीवामृत डाल रहा हूँ, कोई भी केमिकल नहीं डाल रहा हूँ, एक बार मेरी सब्जी ले जाके देखिए, खा के देखिए, फिर बताइएगा। ऐसी बातें जब किसान करेगा तो किसान के ऊपर भरोसा जिसको बहुत है, सभी को बहुत है, तो वो भरोसा सीधा किसान के पास से मिलेगा। तो क्या होगा, उसकी आयु भी बढ़ेगी, पैसा भी ज्यादा आएगा। फिर वो जो लोग एक बार ले गए वो दूसरी बार किसी और को पूछते पूछते आएंगे कि भैया ये लोग कहाँ है, ये गांव कहाँ है, ये भैया कहाँ है, इसका नंबर चाहिए, क्योंकि खेत पे जाना है। तो इसी तरह से हमने फैमिली फार्मर बना लिए, यहाँ पे जो फैमिली फार्मर बना लिए थे, जैसे फैमिली डॉक्टर होते, उसी तरह अब क्या हो रहा है कि हमारे गांव से हमारा माल यूं ही जा रहा है, क्योंकि वो लोग पैसा भिजवा देते हैं, हम माल यहाँ से भिजवा देते हैं, वो लोग आते हैं तो माल यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन हम उससे विश्वास दिलाने के लिए क्या करते हैं, वो एक दो बात कहना चाहूँगा कि हम शुरुआत से वीडियो बनाते हैं कि भाई हमने बीज में ऐसे बीजामृत का पट दिया है, फिर इसमें धनजीवामृत डाला है, फिर बीज को बोया है, बीज को बोने के बाद अंकुरित हो गया तो 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद उसमें जीवामृत डाला है, जीवामृत कितनी बार डाल रहे हैं उसका वीडियो बनाए है। उस वीडियो को हम ग्रुप में डालते हैं और वो लोग देखते हैं कि नहीं इसने सही तरह से इसका प्रयोग किया है, काम किया है, अब ये सब्जी खाने के लायक है। विश्वास पहली चीज है, विश्वास उनको दिलाना ही पड़ेगा, और विश्वास यही ऐसे ही आएगा, हम वीडियो बना के उसे दिखाए, उसे कहे कि आप देखिए, आइए खेत पे। और वो भी ऐसा होता है कि हमको कॉल करते रहते हैं, भैया कैसी है सब्जी, क्या हो रहा है, कीटनाशक आ रही है नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। ये सभी काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे, किसी के ऊपर रहकर काम नहीं करना। अब हम किसी को कहें कि लोकेश भैया आप मेरी सब्जी बिकवा दीजिए, आप मेरा आटा बिकवा दीजिए, तो भैया ये लोकेश भैया का काम नहीं है। लोकेश भैया अपना काम कर रहे हैं, फिर भी इन किसानों के साथ जुड़े हुए, किसानों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भैया हमें भी उठना चाहिए, जागना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा, तभी किसान को सब जानेंगे किसान क्या है, कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। इस मूल्यवर्धन की बात बहुत सारी है, नहीं खुलेगी मेरे पास, क्योंकि मूल्यवर्धन मैंने बहुत किया है। इसलिए लोकेश जी आज का सत्र 9 बजने को आ गए हैं, तो मूल्यवर्धन की बात आधी ही रखता हूँ मैं, आधी थोड़ी कल रखेंगे तो कैसा रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी, बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट और बहुत सरल तरीकों से आपने मार्गदर्शन किया है। तो जितना भी है अभी जो प्रश्नोत्तरी अगर रखना चाहें तो आप प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यदि आप चाहें तो। नहीं, 9 तो बज चुके हैं, अगर आपकी इच्छा तो मुझे हाँ कोई दिक्कत नहीं, या हाँ, फिर नौ कल भी तो रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कल रखे तो भी चलेगा। तो ऐसा करते हैं कि कल पहले प्रश्नोत्तरी रख लेंगे 15 मिनट, हाँ फिर हाँ, सत्र कोई आरंभ दिक्कत, कर लेंगे, अब है ना? कल की बात मैं कर दूं, कल इस मूल्यवर्धन की भी बात करेंगे, और जो कीटनाशक आते हैं, हम्म, जो ईल है वो सब आते हैं, उसके बारे में, उसकी दवाई बनाने के बारे में कल का विषय है। जी जी जी, ये कीट नियंत्रक के बारे में बात होना बहुत आवश्यक है। जी क्योंकि कीट तो आएगा ही ये हाँ सब हाँ, आएगा, इसलिए कीट भी आएगा, कीट तो इसका नियंत्रण, भी कल रखेंगे हम। हाँ उसका कीटों का प्रबंधन के ऊपर भी। जी जी विष्णु, बिल्कुल अच्छा, तो धन्यवाद। मेरा सत्र यहाँ खत्म करता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल, प्रणाम सभी बहुत बहुत, किसानों। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।